नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग गॉस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपनी इस पाठशाला को। तो जैसा कि पहला ऑब्जेक्टिव कहता है कि किसी गॉस पृष्ठ में -q + 2q तथा -q आवेश है। पृष्ठ में से परिणामी विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो देखिए, यदि आप टोटल आवेश को जोड़ेंगे, जैसे कि -q हो गया, फिर +2q हो गया और फिर इसमें -q, अगर तीनों को जोड़ेंगे आप तो कितना हो जाता है, ये 0 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि गॉसीय सतह के अंदर टोटल आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। अगर गॉसीय सतह के अंदर टोटल आवेश अगर 0 हो गया तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान भी क्या होगा, 0 होगा। यानी पहला का सही आंसर हो जाएगा A 0। अगला प्रश्न कहता है कि एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है। पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स होगा। पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए, विद्युत द्विध्रुव में होता क्या है, जैसे कि आपका ये और ये मान के चले, यहाँ एक आवेश है, यहाँ एक आवेश है, इससे विद्युत द्विध्रुव बना है। तो विद्युत द्विध्रुव में समान परिमाण का और अपोजिट नेचर का, समान परिमाण और अपोजिट नेचर का आवेश लगा रहता है। इस प्रकार से अगर आप टोटल आवेश को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यदि यह बंद सतह के अंदर है तो हम कह सकते हैं कि उस बंद सतह के अंदर टोटल आवेश क्या हो गया, 0 हो गया। अतः उस बंद सतह से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा उसका मान भी क्या होगा, तो कहेंगे 0 होगा। यानी दूसरा का सही आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न कहता है कि दिए गए चित्र में विद्युत फ्लक्स। तो चलिए, नीचे चित्र दिया गया है, पहले चित्र को देखते हैं। देखिए, यही चित्र है और इस चित्र में देखिए, चित्र है, पहला है S1 जिसमें +q आवेश है, दूसरा है S2 जिसमें भी +q आवेश है, तीसरा है S3 उसमें भी +q आवेश है और चौथा है S4 उसमें भी क्या है, +q आवेश है। अब ऑप्शन कहता है कि S4 सतह S4 के साथ सबसे अधिक होगा, यानी फ्लक्स का मान सतह S4 में सबसे अधिक होगा। दूसरा कहता है कि X3 के साथ सबसे कम होगा। तीसरा कहता है कि S2 तथा S3 के साथ बराबर होगा जब, परंतु S4 सबसे कम होगा। और D कहता है सारे के साथ बराबर होगा। तो देखिए, आपको हम बतला दें कि विद्युत फ्लक्स जो होता है ना, वह सतह के आकृति पर निर्भर नहीं करता है। विद्युत फ्लक्स सतह के अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। और यहाँ आप S1 को देखिए या S2 को देखिए या S4 को देखिए, S3 को देखिए या S4 को देखिए, सब में जो आवेश है सबका आवेश का परिमाण क्या है, समान है। इसका मतलब है कि जितने भी सतह है यानी S1 S2 S3 S4 सबसे जो फ्लक्स निकलेंगे सबका मान क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है एक आवेशित चालक का क्षेत्र आवेश घनत्व ρ है, इसके पास विद्युत क्षेत्र का मान होगा, अथवा आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है। तो देखिए, आवेशित गोलीय चालक अगर उसका आवेश घनत्व ρ है, क्या है उसका आवेश घनत्व अगर ρ है, तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वह होता है ρ/ε0। क्या होता है, ρ/ε0। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा B। अगला प्रश्न कहता है कि यदि चालक पर आवेश 10 माइक्रोकूलम है तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स होगा। तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा 36 पाई × 10⁻⁻⁴
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, इसलिए आप इसे याद ही रख ले तो बेटर रहेगा। यानी 5 का सही आंसर हो जाएगा बी। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि 64 समरूप बिंदु जिसमें से प्रत्येक का धारिता 5 माइक्रो फैराडे है मिलाकर एक बड़े बिंदु बनाए गए हैं। बड़े बिंदु की धारिता क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 माइक्रो फैराडे। क्या हो जाएगा? 20 माइक्रो फैराडे हो जाएगा, यानी बी इसका सही आंसर है। अब अगला प्रश्न कहता है कि E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ वितरण होगा। तो देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0 है तो विभव क्या हो जाएगा? तो R से यानी दूरी से क्या हो जाएगा? स्वतंत्र हो जाएगा, यानी V का मान दूरी पर निर्भर नहीं करेगा, यानी 7 का सही आंसर हो जाएगा डी। हाँ, अगला सवाल, ऐसा सवाल पीछे भी आया था। इसमें कहता है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? तो ऐसा सवाल पीछे भी आया था, और वहाँ सिर्फ घनत्व दे दिया था रो, तो क्या हो गया था? रो बट्टे एप्सिलॉन नोट। और यहाँ आवेश दे दिया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आवेश बट्टे एप्सिलॉन नोट, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? q बट्टे एप्सिलॉन नोट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 8 का सही आंसर क्या होगा? बी। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर है? तो देखिए, वोल्ट प्रति मीटर जो होता है वह विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है, यानी 9 का सही आंसर हो जाएगा डी। 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान होगा। तो देखिए, बाद वाले चालक की विद्युत बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? मान क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी 10 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी सुचालक के सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश रो हो तो सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। तो देखिए, सतह के बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सतह से स्पर्शीय होगा और होगा रो, और सतह के लंबवत होगा। आपको पता होगा कि किसी सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखा जो होता है वो लंबवत होता है, तो सतह के लंबवत होगा, और इसका मान क्या होता है? तो अभी पिछले वीडियो में बताए थे, सॉरी पिछले क्वेश्चन में बतलाए थे, क्या होता है? रो बटे एप्सिलॉन नोट, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है कि R1 व R2 त्रिज्या के दो चालक गोलों की पृष्ठ पर आवेश का घनत्व बराबर है, तो पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। देखिए, अगर रो बराबर है, मान के चलिए अगर रो का मान बराबर है तो एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है। अगर रो का मान बराबर है यानी दोनों फ्लक्स में क्या है? आवेश बराबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आवेश बराबर है तो उससे निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा हो, चाहे वो विद्युत फ्लक्स हो, सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और अगर बराबर होगा तो उसका अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा, यानी 12 का सही आंसर हो जाएगा डी। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता का मात्रक है? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता का जो मात्रक है वह है न्यूटन प्रति कूलम्ब, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न कहता है कि यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र रेखा की तीव्रता वेक्टर ई हो तो उस स्थान पर वेक्टर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स फाई के निम्न संबंध से ज्ञात होता है। तो देखिए, फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए, यानी 14 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 1 फैराडे है। यदि गोले के बीच की रिक्तियाँ 1 mm है तो बाहरी गोले का त्रिज्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 मीटर।
अगला प्रश्न कहता है कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स होगा। तो ये सवाल शायद रिपीट कर गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। देखिए, चूँकि फिर से बता देते हैं कि अगर विभव है, द्विध्रुव है, तो द्विध्रुव में क्या होता है? सेम परिमाण के और अपोजिट नेचर के दो आवेश होते हैं। अब दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल आवेश कितना हो जाएगा? शून्य। और अगर किसी बंद सतह के अंदर टोटल आवेश शून्य है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स का मान भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी शून्य। अगला प्रश्न कहता है कि किसी चालक के विद्युत धारिता का व्यंजक है, तो चालक की विद्युत धारिता का व्यंजक क्या होता है? C बराबर Q/V, यानी 17 का हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की सतह से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र होगा। और ऑप्शन नीचे दिया गया है। पहला ऑप्शन है λ/πε0r, दूसरा है λ/2πε0r, तीसरा है यानी सी ऑप्शन है λ/4πε0r। तो इसका सही आंसर हो जाएगा λ/2πε0r, यानी बी इसका सही आंसर है। 19 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का होता है। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स जो होता है वह भीतर स्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही तो है गॉस का परिमेय, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 19 का क्या हो जाएगा? ए। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि एक खोखले गोले की त्रिज्या स्मॉल r मीटर है तथा उस पर आवेश स्मॉल q कूलम है, तो उसके केंद्र पर विभव का मान होगा। तो देखिए, उसके केंद्र पर जो विभव का मान होगा वह होगा Q/4πε0r होगा, यानी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 का सही आंसर सी। अगला प्रश्न कहता है कि किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। तो देखिए, उसके अंदर जैसे ही आप विद्युत क्षेत्र रखेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा उसका मान। विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, यानी 21 का सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु का पराविद्युतांक हमेशा अधिक होता है। तो वस्तु का पराविद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आपको पता होगा एयर का पराविद्युतांक 0.05 होता है, 0.05 होता है, और निर्वात का लगभग 1 होता है। और जितना ही वस्तु है सबका पराविद्युतांक हमेशा 1 से अधिक होता है, यानी 22 का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र दो पारा स्थिरांक के तेल में डुबा दिया जाता है, तो दोनों प्लेट के बीच का विद्युत क्षेत्र ऑप्शन ए में कहता है 2 के समानुपाती बढ़ती है, 1/2 के समानुपाती घटती है, तीसरा कहता है 1/√2 के समानुपाती घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी जैसे ही पराविद्युतांक बढ़ा है तो वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी पराविद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो 1/2 के समानुपाती क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब कहता है कि गॉस के नियमानुसार, तो गॉस के नियमानुसार क्या होता है? तो कहेंगे फाई बराबर क्या होगा? Q/ε0। तो इसका आंसर ही हो जाएगा ए, यानी 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न कहता है कि जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो वायु की अपेक्षा उसका संधारित्र क्या होगा? तो वायु की अपेक्षा उसका संधारित्र के गुना अधिक होगा। वायु की अपेक्षा उसका संधारित्र क्या होगा? के गुना अधिक होगा, यानी 25 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि पता है आपको, जैसे ही एप्सिलॉन आर का मान बढ़ाएंगे यहाँ पर क्या होता है? ऐसे बट्टे डी होता है, और एप्सिलॉन आर का मान बढ़ाएंगे तो संधारित्र का मान क्या होगा? ऑटोमेटिक बढ़ेगा ना। सी बराबर क्या होता है? सी बराबर होता है ε0 εr a, अब बट्टे क्या होता है? डी।
तो जैसे ही इसका मान जो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और कितना गुना बढ़ाएं, सी गुना, तो ये के गुना, तो ये हो जाएगा के गुना, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है कि आविष्ट खोखले गोले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है तो कितना होता है, 0 होता है, यानी 26 का सही आंसर हो जाएगा डी। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है, तो आपको पता होगा संधारित्र की धारिता का मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है। तो 27 का सही आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि विद्युत धारिता का बीमा है, तो विद्युत धारिता का बीमा क्या होता है, M-1 L-2 और T4 AI²। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 28 का सही आंसर क्या होगा, ए। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर, तो देखिए आवेशित खोखले गोलाकार चालक के केंद्र पर अगर खोखला गोला है तो अंदर में कोई आवेश नहीं होगा, तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र 0 होगा और विभव नहीं होगा। तो 29 का सही आंसर हो जाएगा सी। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि 50 माइक्रोफैराडे धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव से आविष्ट किया जाता है, तो इसका ऊर्जा होगा, तो इसका ऊर्जा क्या होगा, तो कहेंगे 2.5 गुणे 10⁻³ जूल हो जाएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है कि 4 संधारित्र में से प्रत्येक की धारिता 2 फैराडे है। एक 8 माइक्रोफैराडे की धारिता बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा, तो कैसे जोड़ेंगे, तो कहेंगे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जैसे सी बराबर क्या होता है समांतर क्रम में, C1 जोड़ C2 जोड़ C3 ऐसे होता है, तो कैसे जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। एक तो इसका सही आंसर बी आ जाएगा। आगे कहता है कि द्रव के एक बूंद को आवेशित करने पर उसके सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो कहेंगे घटती है। जैसे उसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे तो वो फैलेगा, सिकुड़ाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न कहता है कि यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उसके समूहन से उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए, तो किस क्रम में जोड़ना चाहिए, तो समांतर क्रम में जोड़ दो, यानी 33 का सही आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न कहता है कि किसी संधारित्र पर आवेश की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो क्या होता है, E बराबर 1/2 CV² होता है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न कहता है आवेश के वितरण से, देखिए आवेश के वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है। आवेश के वितरण से क्या होता है, ऊर्जा का क्षय होता है, यानी क्या हो जाएगा, 35 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि जब क्या कहता है, जब समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की पट्टिका के बीच की दूरी बढ़ती जाती है तब धारिता क्या होता है, तो बबुआ रे जैसे दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न कहता है कि संधारित्र को समांतर संयोजन में जो राशि प्राप्त संधारित्र के बराबर होता है वह है, तो कहेंगे वह क्या है, तो कहेंगे विभवांतर धारिता है। क्या है, विभवांतर धारिता है, यानी 37 का सही आंसर हो जाएगा सी। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि एक समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, दोनों अवस्था में तुल्य धारिता का अनुपात है। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा n² के बराबर। तो हमारे प्यारे बच्चों, ये था हमने अपने आज की वीडियो में आप लोगों को गॉस प्रमेय से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के बारे में बतलाया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ आपको हमारे इस वीडियो पर क्या राय है इसको आप हमारे कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एवं दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हमारे इस वीडियो से लाभ मिल सके। और देखिए,
जब आप चैनल पर जाएंगे तो आपको एक रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई देगा। आपको उसे ब्लैक करना है, चाहे जूता से हो, चप्पल से हो, मोबाइल के फोड़ के हो, लेकिन आप उसे ब्लैक करेंगे। जैसे ही ब्लैक हो जाएगा, बगल में एक घंटी होगा, उसे भी आप दबा देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा पता है? जब हम लाइव आएंगे या जैसे ही हम वीडियो डालेंगे, आपके मोबाइल का घंटी बज जाएगा। आपके मोबाइल के घंटी बजने का मतलब है कि आपको पढ़ाई के प्रति सूचना मिल जाएगा और आप तुरंत चैनल को खोलेंगे और साइंस की तैयारी में लग जाएंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।